प्यारे बच्चों, आज हम लोग विद्युत चैप्टर के बचे हुए 40 प्रश्न की चर्चा करने वाले हैं। और उससे पहले हम आपको बता दें कि यदि आप चाहते हैं कि व्हाट्सएप से जुड़ जाएं तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर के देख लीजिए, वहां पर लिंक है और उस लिंक पर क्लिक करके व्हाट्सएप से जुड़ जाइए। साथ में वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी जरूर कीजिएगा। आज का पहला प्रश्न है, परमाणु के नाभिक में उपस्थित न्यूट्रॉन होता है। ऑप्शन है ऋण आवेशित, ऑप्शन बी धनावेशित, ऑप्शन सी उदासीन, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। मतलब आपको बताना है कि परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं जिसका नाम क्या है, न्यूट्रॉन। ये न्यूट्रॉन जो होता है इस पर कौन सा आवेश होता है? क्या वह धनावेशित होता है, क्या वह ऋण आवेशित होता है, क्या वह उदासीन होता है? तो आपको बताना है। ठीक है, तो हम पीछे क्लास में चर्चा किए थे आपको इलेक्ट्रॉन पर, और इलेक्ट्रॉन के बारे में बताए थे कि इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है। ठीक उसी तरह से आज इलेक्ट्रॉन को छोड़कर पूछा जा रहा है आपसे न्यूट्रॉन के बारे में। और ये न्यूट्रॉन परमाणु के कहां पर होता है? नाभिक में। कहां पर होता है? नाभिक में। तो अगर आपसे पहला प्रश्न ये पूछ दे कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है तो क्या बोलेगा? न्यूट्रॉन। कौन सा कण होता है? परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन। और परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाता है वो कौन सा कण होता है? तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? इलेक्ट्रॉन। परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाता है उस कण का नाम क्या है? इलेक्ट्रॉन। और परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन होता है। और आपसे प्रश्न क्या पूछ रहा था कि न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको उदासीन, यानी कि न्यूट्रॉन पर कोई आवेश ही नहीं होता है, न तो धनावेश होता है और न ही ऋण आवेश होता है। मतलब कि उदासीन होता है। क्या होता है? उदासीन होता है। तो याद रखिएगा कि परमाणु के नाभिक में जो कण उपस्थित होते हैं उस कण पर कौन सा आवेश होता है? तो क्या कहिएगा? उदासीन। उदासीन का मतलब न तो धनात्मक होगा और न ही तो ऋणात्मक होगा। उदासीन का मतलब न तो धनात्मक होगा न तो ऋणात्मक होगा, यानी कि उदासीन होगा। बात समझ गए जी? इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछ दे कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है तो क्या बताइएगा? न्यूट्रॉन। क्या होगा? न्यूट्रॉन होगा। और परमाणु के चारों ओर जो चक्कर लगाएगा वो कौन सा कण होगा? इलेक्ट्रॉन होगा। बात यहाँ तक समझ में आ गया ना? अगर पूछे कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश होता है। तो अब बताइए कि परमाणु के नाभिक में कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन। कौन सा कण होता है? न्यूट्रॉन। और परमाणु के चारों ओर कौन सा कण चक्कर लगाता है? इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? कौन सा आवेश होगा? और न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? उदासीन होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित किया गया। एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से क्या किया गया? आवेशित किया गया। इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकल गए उनकी संख्या क्या है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा 6.25 गुने 10 के पावर 18। यानी कि एक पदार्थ को 1 कूलम धन आवेश से आवेशित करने पर इस आवेशन में पदार्थ से जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे वो कितना निकलेंगे? तो 6.18। बहुत अच्छा, यानी कि 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18। इसको अंग्रेजी में ऐसे हम लोग बोलते हैं। कैसे बोलते हैं फिर समझोगे तो समझ लो, 6.25 इंटू 10 टू दी पावर 18 ऐसे हम लोग बोलेंगे। ठीक है जी। अगला प्रश्न है आपका, परमाणु सामान्य रूप से उदासीन है। परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या से क्या होगी? अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या दोगुनी होगी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको बराबर होगी। याद रखिएगा, परमाणु जो है ना ये आपको क्या है? तो उदासीन है। और परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन की संख्या जो होगी, किसकी संख्या? इलेक्ट्रॉन की संख्या, वह प्रोटॉनों की संख्या के बराबर होगी। क्या होगी? बराबर होगी। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया जाता है। एक पदार्थ को धन आवेश से क्या किया जाता है? आवेशित किया जाता है। इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉनों की संख्या के होती है ना? एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया तो इस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या प्रोटॉन
प्रोटोनों की संख्या के होती है, यानी कि अधिक होगी, कम होगी, बराबर होगी या इनमें से कोई नहीं, बताइए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कम होगी। अगला प्रश्न है आपका, एक आवेशित वस्तु ए है, एक आवेशित वस्तु है, वो कौन सा है? ए है। दूसरी वस्तु है जिसका नाम आपको बी है। दूसरी वस्तु कौन सी है? बी है। तो एक आवेशित वस्तु दूसरी वस्तु को आकर्षित करती है, तो वस्तु बी कौन सा वस्तु होगा, ये आपसे पूछ रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त दोनों में से एक। उपयुक्त दोनों में से एक हो जाएगा। अगला प्रश्न है, आवेशन की क्रिया में, किस क्रिया में? आवेशन की क्रिया में। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में स्थानांतरण होता है। आवेशन की क्रिया में एक पदार्थ से दूसरे पदार्थ में जो स्थानांतरण होता है वह किन चीजों का स्थानांतरण होता है, तो ये आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉनों का। यानी कि जब भी आवेश के स्थानांतरण की बात होती है तो वहां पर आपको एक ही चीज का स्थानांतरण होता है। क्या चीज का? तो इलेक्ट्रॉन का। और बताइए फटाफट से कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? ऋण आवेश। इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? न्यूट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? बताइए। न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं, यानी कि उदासीन, न्यूट्रल। और प्रोटॉन पे कौन सा आवेश होगा? तो पॉजिटिव, यानी कि धन आवेश। प्रोटॉन पे कौन सा आवेश? और न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश? कोई आवेश नहीं। न्यूट्रॉन पे कौन सा आवेश? कोई आवेश नहीं। अगला प्रश्न है, एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया। एक पदार्थ को धन आवेश से क्या किया गया? आवेशित किया गया। इस आवेशन में पदार्थ का द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? ठीक है, क्या अंशतः बढ़ जाता है, क्या अंशतः घट जाता है, क्या तो समान रहता है, या फिर पहले घटता है फिर बढ़ता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अंशतः घट जाता है। यानी कि एक पदार्थ को धन आवेश से आवेशित किया गया तो इस आवेशन में पदार्थ का जो मास होगा, यानी कि द्रव्यमान जो होगा ना, वो आपको अंशतः घट जाएगा। बात कुछ समझे कि नहीं समझे? आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पद विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो कौन सा पद है जो विद्युत परिपथ में विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो याद रखिएगा IR²। क्या हो जाएगा? IR²। क्या हो जाएगा? IR² जो है विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है। बात समझे कि नहीं? जी। अगला प्रश्न है, इलेक्ट्रॉन पर ऋण आवेश होता है जिसका परिमाण है। मतलब ये हुआ, आपसे पूछा जा रहा है, सीधा सीधा समझे तो आप इतना ही समझिए कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है उसका वैल्यू क्या होता है, उसका मान क्या होता है, ये आपसे पूछ रहा है। यहाँ पर है ऋण आवेश। ऋण का मतलब तो आपको पहले से ही बताते आ रहे हैं कि माइनस होता है। ऋण का मतलब क्या होता है? माइनस। यानी कि इलेक्ट्रॉन पर माइनस होता है, माइनस आवेश होता है, माइनस में आवेश होता है। तो अब देख लीजिए, ऑप्शन ए में माइनस लगा हुआ है कहीं पर? नहीं लगा है। ऑप्शन बी में लगा हुआ है? लगा है। ऑप्शन सी में लगा हुआ है? नहीं लगा है। लेकिन ऑप्शन बी में तो है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा माइनस में 1.6 इंटू 10⁻⁻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 ⁻
10 के पावर माइनस 19 कूलम। 19 कूलम। अब देखिए कूलम क्यों लगा? कूलम इसलिए लगा क्योंकि आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। आवेश का मात्रा क्या होता है? कूलम होता है। कूलम होता है, इसलिए यहाँ पर कूलम लग गया। तो याद रखिएगा कि इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होता है? तो ऋण आवेश। कौन सा आवेश होता है? ऋण आवेश। और पूछा कि इलेक्ट्रॉन पर जो ऋण आवेश होता है उसका वैल्यू कितना होता है? तो आप क्या बताइएगा? माइनस में 1.6 गुने 10 के पावर माइनस 19 कूलम। बात समझ गए? जी। तो इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहिए, समझते रहिए, ध्यान देते रहिए। अगला प्रश्न है, किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहता है ना? किसी संकाय का कुल आवेश क्या रहता है? तो नियत रहता है। तो वह क्या कहलाता है? तो याद रखिएगा, किसी संकाय का आवेश जो नियत रहेगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत। क्या कहेंगे? आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। यानी कि किसी संकाय का कुल आवेश जब नियत रहेगा तो उसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे।
तो इसको रटने वाला प्रश्न है, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि किसी संकाय का कुल आवेश नियत रहेगा तो उसे हम लोग आवेश संरक्षण का सिद्धांत कहेंगे। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब देखिए, इलेक्ट्रिक चार्ज जो होता है वो दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। क्या 2 प्रकार के होते हैं? तो विद्युत आवेश, अंग्रेजी में इसे इलेक्ट्रिक चार्ज कहते हैं, है ना। तो विद्युत आवेश 2 प्रकार के होते हैं जिन्हें हम धन या ऋण आवेश कहते हैं, है ना। तो धन तथा ऋण आवेश माना जाता है इसे। तो कह रहा है कि इसका नामकरण किसने किया, यानी कि ये जो है ना आपको आवेश 2 प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। तो आपसे पूछ रहा है कि धन आवेश और ऋण आवेश जो नाम दिया गया, जैसे माइनस को ऋण आवेश कहा गया और प्लस को धन आवेश जो कहा गया, यह नामकरण किसने किया, मतलब उसका नाम कौन रखा, ये आपसे पूछ रहा है। जैसे कि आप लोग पैदा हुए, 6 दिन के बाद आप लोग का नाम रखा गया, तो आपका नाम कौन रखा, मदर, फादर या कोई पड़ोसी या जो भी हो। ठीक उसी तरह से आपसे पूछा जा रहा है कि माइनस और प्लस यानी कि धन आवेश और ऋण आवेश जो रखा गया नाम, वो कौन रखा, तो याद रखिएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन। बोलेगा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है यह आपको धन आवेश और ऋण आवेश का नाम रखा। अगला प्रश्न है आपका, यदि 1 कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है, 1 कूलम आवेश एक सतह को कितना देर में पार करता है, 1 सेकंड में पार करता है, तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य क्या होगा। प्रश्न फिर से समझिए, यदि 1 कूलम आवेश एक सतह को 1 सेकंड में पार करता है तो प्रवाहित धारा का प्राबल्य क्या होगा। तो इसका जो प्राबल्य हो जाएगा वो आपको एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर को, किसको? वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है। तो वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है? समानांतर क्रम में। किस क्रम में जोड़ा जाता है? किस क्रम में जोड़ा जाता है? बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, वोल्ट मीटर का प्रयोग किसी विद्युतीय साधन के छोरों के बीच विभवांतर ज्ञात करने में किया जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या चीज ज्ञात करने में किया जाता है, तो आप बोलेगा कि विभवांतर को ज्ञात करने में किया जाता है। ठीक है, तो अब यहाँ पर एक बात आ रहा है कि वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है ना, उसका मान आपको कितना होता है, बहुत कम होता है या कम होता है, अधिक होता है या बहुत अधिक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बहुत अधिक होता है। अब बताइए किसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? तो वोल्ट मीटर का प्रतिरोध बहुत अधिक होता है। किसका प्रतिरोध बहुत अधिक होता है? वोल्ट मीटर का प्रतिरोध अधिक होता है जी। और वोल्ट मीटर का प्रयोग क्या मापने में किया जाता है? विभवांतर को मापने में किया जाता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। यानी कि विभवांतर का मात्रक आपसे पूछेगा तो आप क्या बताइएगा? वोल्ट। क्या बोलेगा? वोल्ट। विभवांतर का मात्रक क्या बोलेगा? वोल्ट। और वोल्ट मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो कितना होता है? बहुत अधिक होता है। कितना होता है? बहुत अधिक होता है ना। अगला प्रश्न है, निम्न में से ओमीय प्रतिरोध है। आपसे पूछ रहा है कि ओमीय प्रतिरोध कौन है ना। पीएन संधि डायोड। ओमीय प्रतिरोध कौन है? पीएन संधि डायोड। ओमीय प्रतिरोध कौन है? पीएन संधि डायोड। हाँ, पीएन संधि डायोड जो है यह आपको ओमीय प्रतिरोध है। बात समझ गए ना। ओमीय प्रतिरोध का उदाहरण क्या है यहाँ पर? पीएन संधि डायोड। क्या बोलिएगा? पीएन संधि डायोड। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, 1 वोल्ट बराबर क्या होता है। तो याद रखिएगा कि 1 वोल्ट बराबर जो होता है 1 जूल बट्टा कूलोम। 1 जूल बट्टा कूलोम या 1 जूल प्रति कूलोम भी आप बोल सकते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है। क्या पूछ रहा है? कौन सा कथन सत्य है ना। सत्य आपसे पूछ रहा है। तो देखिए, जूल बराबर जो होता है कूलम गुने वोल्ट होता है। जूल बराबर क्या होता है? जूल बराबर क्या होता है? कूलम गुने वोल्ट होता है। बात समझ रहे ना। जूल बराबर कूलम गुने वोल्ट होता है। बाकी जो ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं ये सारा फॉर्मूला आपको गलत है। क्या है? गलत है। तो बताइए कि जूल बराबर क्या होता है? कूलम गुने वोल्ट होता है। अब आपका अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सा मात्रक
वाट के बराबर है? कौन सा मात्रक है जो कि वाट के बराबर है? किसके बराबर पूछा जा रहा है आपसे? वाट के बराबर है। तो देखिए वाट के बराबर जूल प्रति सेकंड हो जाएगा। देखिए जे फॉर जूल और एस फॉर सेकंड। ये जो आप देख रहे हैं ना जे, इसे जे का मतलब जूल हुआ और ये तो आपको प्रति का चिन्ह है और ये एस मतलब सेकंड, यानी कि जूल प्रति सेकंड होता है। अगर आपसे पूछेगा कि मात्रक वाट है ना, ये मात्रक है और किसका मात्रक है बताइए तो? विद्युत शक्ति का मात्रक है। किसका मात्रक है? विद्युत शक्ति का मात्रक है। तो विद्युत शक्ति का ये मात्रक है वाट। और ये जो वाट आप देख रहे हैं, वाट बराबर क्या होता है? तो जूल प्रति सेकंड होता है। जूल प्रति सेकंड होता है। अगला प्रश्न है, विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव 5 वोल्ट है ना? विद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर विद्युत विभव जो है वो कितना है? 5 वोल्ट है। 2 कूलम के विद्युत आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W जूल है। कितना जूल है? जी W जूल है। तो इनका मान कितना होगा? तो याद रखिए इनका मान जो हो जाएगा 10 जूल हो जाएगा। कितना हो जाएगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है ना? स्वतंत्र धन आवेश विद्युत क्षेत्र में गति करता है तो आपको बताना है किस ओर से किस ओर गति करता है, ये आपको बताना है। तो निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर। किधर की ओर? निम्न विभव के विद्युत के क्षेत्र की ओर। बिल्कुल, निम्न विभव के विद्युत क्षेत्र की ओर गति करता है। आपका अगला प्रश्न है, तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? तो तार के पदार्थ पर। तार का विशिष्ट प्रतिरोध किस पर निर्भर करता है? जी तार के पदार्थ पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, चालक में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। चालक में जो विद्युत धारा प्रवाहित होती है वह स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। चालक में विद्युत धारा जो प्रवाहित होती है वह आपको स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण। किसके कारण? स्वतंत्र इलेक्ट्रॉनों की गति के कारण प्रवाहित होती है। अगला प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट और 100 वाट अंकित है। जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो जस्ट अभी बताए थे कि विद्युत शक्ति का मात्रा क्या होता है? वाट होता है। बताए थे कि नहीं बताए थे? और देखिए यहाँ पर प्रूफ भी हो गया। यहाँ पर आपसे शक्ति पूछा जा रहा है ना, तो किसकी शक्ति पूछा जा रहा है? विद्युत की शक्ति। तो विद्युत शक्ति का मात्रा अभी वाट बताए थे और देखिए इसका आंसर है ना 25 वाट। 25 वाट है ना, इसी से आपको क्लियर हो गया कि विद्युत शक्ति का मात्रक आपको क्या होता है? तो वाट होता है। क्या होता है? वाट। और 25 वाट जो हुआ ये इस प्रश्न का उत्तर हो गया। अगला प्रश्न है, 100 वाट का विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन से जोड़ा जाता है तो बल्ब से जो प्रवाहित धारा होगा उस धारा का मान क्या होगा? तो याद रखिएगा इस धारा का मान 0.4 एम्पियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 0.4 एम्पियर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 100 वाट से 220 वाट 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु देखे ना आप लोग, स्प्रिंग के जैसे जो रहता है, तो उस तंतु का प्रतिरोध कितना होता है? तो याद रखिएगा उस तंतु का जो प्रतिरोध होगा वह 484 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 484 ओम हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से एक प्रश्न को याद रखने का ट्रिक, प्रतिरोध का मात्रक आप लोग रटते हैं कि क्या होता है? तो प्रतिरोध का मात्रक ओम होता है, लेकिन यहाँ पर आप सिंबल देख रहे हैं ना ओम का है, ये जो है ये सिंबल ये सब आपको ओम का सिंबल है। प्रश्न क्या था कि 100 वाट से 220 वाट के विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 484 ओम हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि आवेश का SI मात्रक क्या होगा? और जस्ट अभी हम चर्चा किए थे प्रश्न में कि आवेश का मात्रक यानी कि इलेक्ट्रिक एनर्जी का मात्रक जो होता है वो कूलम्ब होता है। इसलिए याद रखिएगा कि आवेश का SI मात्रक क्या होगा? कूलम्ब। क्या हो जाएगा? जी। अगला प्रश्न है आपका, प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काट दिया जाता है। अब देख लीजिए ये प्रश्न समझने वाला, इसको समझिए पहले। प्रतिरोध R के किसी तार के टुकड़े को कितने भागों में काट दिया? 5 बराबर भागों में काट दिया। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम में संयोजित कर देते हैं
और इस टुकड़ा को फिर से क्या करता है, तो पार्श्व क्रम में संयोजित कर दिया जाता है। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R हो तो R/R अनुपात का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 1/25। क्या हो जाएगा, 1/25 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, किसी चालक से होकर प्रति सेकंड गुजरने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1020 है। चालक से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपको 16 एम्पियर। क्या हो जाएगा, 16 एम्पियर। अब बताइए तो एम्पियर जो है वह किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। एम्पियर किसका मात्रक है, विद्युत धारा का। और विद्युत शक्ति का मात्रक क्या होगा, बताइए, वाट हो जाएगा। और विभवांतर का मात्रक क्या होगा, वोल्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वोल्ट। और प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। चलिए, आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलोम। आवेश का मात्रक क्या होगा, कूलोम। अगला प्रश्न है, किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है कि नहीं। किसी बल्ब से 220 वोल्ट पर 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध क्या होगा, तो याद रखिएगा फिलामेंट का प्रतिरोध जो है 110 ओम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 110 ओम हो जाएगा। चलिए, खिलौने में किस सेल का उपयोग किया जाता है। खिलौना, बच्चे सबका छोटा छोटा खिलौना होता है ना, तो उस खिलौने में किस सेल का प्रयोग किया जाता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सूखा सेल कहिए या शुष्क सेल कहिए। बात समझ में आ रहा है ना। जो गुड़िया गुड्डा सब होता है ना, उसमें बसता रहता है कि नहीं बसता रहता है। खिलौना में कौन सा बैटरी पाया जाता है, तो सूखा सेल। कौन सा सेल, सूखा सेल। सेल का मतलब बैटरी होता है। सेल का मतलब क्या होता है, बैटरी। अगला प्रश्न है आपका, हमारे घरों में जो विद्युत आपूर्ति की जाती है। अब देखिए, आपके घर में बिजली लगी हुई है कि नहीं, ये बताइए। जी लगी है, तो आपके घर में जो बिजली लगी है उसमें कितना वोल्ट रहता है, ये आपसे पूछा जा रहा है। तो याद रखिएगा, आपके घर में जो बिजली प्रयुक्त होती है वह आपको 220 वोल्ट प्रयुक्त होती है। कितना वोल्ट, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है ना। और वो भी प्रत्यावर्ती धारा रहता है। हम बताए थे आपको एक दिन के क्लास में कि बैटरी से जो करंट निकलता है वह आपको डीसी होता है, और जो बिजली आपके घर में लगी हुई है वह एसी होता है। और एसी का फुल फॉर्म अल्टरनेटिंग करंट होता है, और अल्टरनेटिंग करंट का हिंदी प्रत्यावर्ती धारा होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया, तो बताइए कि आपके घर में जो बिजली लगी हुई है वह बिजली कौन सी बिजली है, कौन सी धारा है, प्रत्यावर्ती धारा रहता है कि दिष्ट धारा रहता है, बताइए। प्रत्यावर्ती धारा रहता है। कितना वोल्ट होता है, 220 वोल्ट होता है। वोल्ट किसका मात्रक है, विभवांतर का मात्रक है। अगला प्रश्न है, एक विद्युत हीटर की कुंडली जिसका प्रतिरोध 55 ओम है तो 220 वोल्ट के स्रोत से विद्युत धारा लेगी और उसका क्या मान होगा, तो उसका मान हो जाएगा 4 एम्पियर। क्या मान हो जाएगा, 4 एम्पियर। क्या मान हो जाएगा, 4 एम्पियर। बहुत अच्छा। अगला प्रश्न है, समांतर क्रम में संयोजित प्रतिरोधों की संख्या घटने के उपरांत संयोजित प्रतिरोधों का कुल प्रतिरोध बढ़ता है। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक क्या होगा। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। व्यापारिक ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक जो हो जाएगा यूनिट हो जाएगा, है ना। आपके घर में बिजली लगी हुई है, कभी बिजली बिल वाले आपके पास आते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, वह यूनिट चेक करते हैं कि कितना यूनिट बिजली खर्च हुआ है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है जी। तो इसलिए याद रखिएगा कि ये भी बिजली का काम क्या है, व्यापार है। तो ये जो व्यापार है, तो इसलिए विद्युत ऊर्जा का व्यापारिक मात्रक आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा, तो याद रखिएगा यूनिट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अतिभारण के समय विद्युत परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत कम हो जाता है, परिवर्तित नहीं होता है, बहुत अधिक बढ़ जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बहुत ही कम हो जाता है। क्या होता है, बहुत कम हो जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है, चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है ना। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा चालक के तापमान पर, यानी कि चालक का प्रतिरोध जो है चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। चालक के तापमान पर निर्भर नहीं करता है। अगला प्रश्न है, 1 कूलम
विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में सम्मिलित आवेश के तुल्य होता है। देखिए 1 कूलम विद्युत आवेश कितने इलेक्ट्रॉनों में सम्मिलित आवेश के तुल्य होता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 6.25 × 10 की पावर 18 है ना जी। अगला प्रश्न है, एक एमीटर का परिसर 0.3 एम्पियर है। इस एमीटर के स्केल पर डिवीजनों की संख्या 30 है, तो उस एमीटर का अल्पमापांक जो होगा यानी कि लिस्ट काउंट जो होगा वो आपको 0.01 एम्पियर हो जाएगा। किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो किसी चालक की वैद्युत प्रतिरोधकता जो निर्भर करती है वो क्या चीज़ पर निर्भर करती है, इनमें से सभी। और ये प्रश्न मोस्ट भिव्याय है, याद रखिएगा सभी लोग। चालक की लंबाई पर है ना, चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर और चालक के पदार्थ की प्रकृति पर। यही प्रश्न आपके लघुत्तरीय में 2 नंबर में पूछ देगा, इसलिए इस प्रश्न को विशेष रूप से याद रखिएगा जी। अब आपका लास्ट प्रश्न है, विद्युत परिपथ में 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने के लिए प्रयुक्त होता है। अभी जस्ट बताए थे ना कि विभवांतर जो मापा जाता है वो क्या चीज से मापा जाता है, वोल्टमीटर से। विभवांतर क्या चीज से मापा जाता है, वोल्टमीटर से। जी। तो वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और चाहते हैं कि अगला वीडियो आप तक तुरंत आए इसके लिए ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर लीजिएगा। और साथ ही आप व्हाट्सएप चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।